पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार महंगाई के खिलाफ पीडीएम अपोजिशन का इत्तेहाद सड़कों पे निकल आया है और इस दफा अवामी इश्यूज को लेकर सड़कों पे निकला है। पीडीएम ने आज रावलपिंडी में अपना पावर शो किया, जिसकी जो एक खास टॉकिंग पॉइंट था वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से रावलपिंडी की मसरूफ तरीन मरी रोड पे महंगाई के खिलाफ होने वाला एहतजाज था। एक अच्छा पावर शो किया महंगाई के खिलाफ और अपेरेंटली तो यही लगा कि पीडीएम का अपोजिशन इत्तेहाद का, मुस्लिम लीग नून का, मौलाना फजलुर रहमान का अवाम के इश्यूज को, खासतौर पर महंगाई के मामले को लेकर सड़कों पर निकलना हुकूमत के लिए एक प्रेशर पॉइंट के तौर पे साबित हुआ है। क्योंकि आज ही वजीर आजम साहब ने एक इजलास बुला लिया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी हम कुछ सब्सिडीज देंगे, लेकिन कुछ टारगेटेड सब्सिडीज देंगे कुछ खास तबकों को और कुछ खास चीजों के हवाले से। मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत पे गरीबों के लिए, कम आमदनी वालों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन मसला यह है कि पेट्रोल के लिए सब्सिडी देना कोई हल नहीं है। पेट्रोल की प्राइसेस कम करना, क्योंकि पेट्रोल ठीक है, जो गरीब की सवारी है, जो गरीब के लिए ट्रांसपोर्ट है, उसके मसाइल पैदा होते हैं और पेट्रोल की वजह से जो दीगर खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं या दीगर जो रोजमर्रा इस्तेमाल की या मईशत पे इसके जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो ये टारगेटेड सब्सिडी से तो कम होने वाले नहीं हैं। अलबत्ता इतना तो जरूर हुआ कि अपोजिशन अवाम के मामलात को लेकर सड़कों पर निकली और अपोजिशन के सड़कों पे आने की वजह से हुकूमत पे दबाव पड़ा है, कम से कम आज के दिन के हवाले से। क्या पीडीएम अपने इस हिकमत अमली में कामयाब हो सकेगी कि सड़कों पे एहतजाज करते करते हुकूमत पे दबाव डाल सके और अवाम के लिए कुछ रिलीफ मुहैया करवा सके? और जो अपोजिशन के किरदार पर भी लगने वाले सवालात हैं कि पिछले 3-3.5 सालों से सोई रही मुस्तकिल, वो भी क्या धोने में अपोजिशन कामयाब हो जाएगी? इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी इक्वेशन में कहां स्टैंड कर रही है? आज ये खबर आई कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को मशवरा दिया है कि जी एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाते हैं और उसके जरिए उसके तहत फिर हम सड़कों पे निकलते हैं। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम का दोबारा से हिस्सा बनेगी या पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ मिलके हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एहतजाज का हिस्सा बन सकेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पीपल्स पार्टी भी अपना वेट डाल देती है अपोजिशन के पलड़े में, तो फिर जाहिर है हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत से डिसीजंस उसको वापस लेने पड़ेंगे। मईशत की सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में क्या बनती नजर आ रही है? आईएमएफ की टॉक्स वहां चल रही हैं, शौकत तरीन उसका हिस्सा है। गवर्नर स्टेट बैंक की कुछ स्टेटमेंट्स सामने आई हैं। साथ ही एफएटीएफ का भी जो प्लेनरी सेशन है वो एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। तो कितना टफ टाइम है आगे गवर्नमेंट के लिए, इस हवाले से आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को डिस्कशन के लिए, सवालात के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी जबरदस्त तर्जुमान हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा। आई एम ऑलवेज ऑनर्ड कि हम जब भी इनको जहमत देते हैं, खासतौर पर इकॉनमी पे बात करने के लिए, जरूर तशरीफ लाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी जबरदस्त तर्जुमान है अपनी पार्टी की, सिंध में सीनियर वजीर भी हैं शहला रजा साहिबा। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप जानते हैं साबिका हुकूमती ओहदेदार भी रह चुके हैं फाइनेंस इकॉनमी के हवाले से, लेकिन अब बतौर इंडिपेंडेंट माहिर मईशत जो है वो अपनी राय से हम सबको नवाजते रहते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर इक्तिसादियात साकिब शेरानी साहब। क्विक सवाल आलिया हमजा मलिक साहिबा, पीडीएम निकली है हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, आज रावलपिंडी में एक अच्छा पावर शो किया है, उसका इम्पैक्ट देखने में आया कि आप लोगों ने फौरन टारगेटेड सब्सिडीज इजलास बुलवाने शुरू कर दिए। खतरा तो है आपको अपोजिशन के अवामी इश्यूज पे बाहर निकलने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा। गरीदा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑपोजिशन के डर की वजह से ऐसा कोई इजलास नहीं बुलाया गया। ये बहुत अरसे से टारगेटेड सब्सिडी हम देना चाह रहे थे और हम 2 करोड़ जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज की मैं बात कर रही हूँ, यानी ये तकरीबन कोई 8 करोड़ लोग बनेंगे, उनको हम टारगेटेड सब्सिडी देना चाह रहे हैं। और उस केस में हमारा ये है कि हम बेसिक नेसेसिटीज, जो 5 बेसिक नेसेसिटीज हैं, क्योंकि देखिए जी ये तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है जो हम इम्पोर्ट
امپورٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خوردنی تیل جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن حکومت ظاہر ہے اپنے ٹیکس کو کم کر کے اس پہ کوئی 40 روپے کی سبسڈی دے کر عوام کو، اور جو وہ لوگ جن کو ضرورت ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی کر کے، اسی طرح آٹا اور چینی ان پر اور دالوں پر. آٹا تو آپ کی اپنی پروڈکٹ تھی کسی زمانے میں، ابھی بھی خیر ہے. دیکھیں چینی بھی اپنی پروڈکٹ ہے، چینی بھی امپورٹ تو نہیں کرتے نا ہم. میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہی تو انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمیں وہ جو لوگ نا اس اکانومی کو جو زرعی اجناس تک امپورٹ کرنے پر چھوڑ کے گئے نا، آج وہی حکومت کے اگینسٹ جو ہے وہ احتجاج کریں. اور جو لوگ ایگریکلچر، یعنی آج آپ کا گندم صرف ہم اسٹریٹجک سٹاک کے لیے ہم جو ہے گندم زیادہ لے رہے ہیں، ادروائز آپ یہ دیکھ لیں کہ شوگر کین کی کرشنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ شوگر ہمارے گندم کی پرائس کیا چھوڑ کے گئے تھے 18 میں؟ 18 میں کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ ایک سیکنڈ میں وہیں پر آ رہی ہوں. اب جو ہم ریٹ دے رہے ہیں آپ کو 55 روپے کا کلو آٹا ملے گا، اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اور اسی کے 55 روپے کلو آٹا ہم نے سندھ گورنمنٹ کو، یہ 55 روپے کا ایک ہیلی کاپٹر پہلے ہوتا تھا، اس کا بڑا مذاق بنا تھا. ابھی آپ 55 روپے کا کلو آٹا کہہ رہی ہیں، کب سے ملنا شروع ہوگا؟ دیکھیں جی یہ سارا، اور میں یہ بتا رہی ہوں یہ ٹارگیٹڈ ہے. میں اسی لیے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ عوام کو جو جاننے کا حق ہے، عوام کو جاننے کا حق یہ کہ یہ میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں صرف 80 مل رہا ہے، 80 کا بھی نہیں 90 روپے کلو مل رہا ہے. دیکھیں جی ہم نے اگر کہا ہے کہ ہم 50 روپے ریلیف دینے لگے، 40 سے 50 روپے ہم اپنے ٹیکس کو کم کر کے خوردنی تیل کے اوپر، آٹا اب انشاءاللہ تعالیٰ 55 روپے پر ملے گا. کب سے ملے گا؟ دیکھیں یہ ہمارا جس وقت تھی یہ ہماری ٹارگیٹڈ سبسڈی، اور یہ انقریب یہ سٹارٹ ہونے لگی ہے. اور اس کے بعد لیکن عوام کے سمجھنے کے لیے جو لوگ ملک کو امپورٹ بیسڈ اکانومی پہ چھوڑ کے گئے، آج وہی احتجاج کریں ان لوگوں کے لیے جو آج کاٹن کی کراپ کو، شوگر کی کراپ کو، مکئی کی کراپ کو، میز کی کراپ کو، چاول کی کراپ کو، آٹے کی کراپ کو بمپر کر رہے ہیں. وہ لوگ جو مہنگے سے مہنگے بجلی کے سودے کر کے گئے، آج ہم ڈیمز بنا رہے ہیں، وہ ہمارے اگینسٹ ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں. تو میں عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جس طرح سے آج، شاہد خاقان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے آپ لیوی تو کم کریں پیٹرول کے اوپر، آپ اپنا ٹیکس کیسے پورا کریں گے؟ یہی تو میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ حکومت اپنے ٹیکسز کم کریے. پام آئل یہاں پر 54%، اور یہ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ ورلڈ بینک پنک شیٹ کی بات کر رہی ہوں، اس میں لکھا ہے 54% پوری دنیا میں، سوری پام آئل 86% پوری دنیا کے اندر انکریز ہوا ہے. اور ہم نے کوکنگ آئل جو ڈالڈا کی میں بات کر رہی ہوں وہ 37.3% انکریز کیا ہے. سویا بین آل اوور دا ورلڈ، یہ میں پنک لسٹ کی بات کر رہی ہوں ورلڈ بینک کی، میں اس لیے کہ دو معاشیت 40% ہم نے وہ کیا ہے. جو ریفائنڈ چینی ہے وہ ساری دنیا میں 54% ہوئی ہے اور ہم نے 13.5% کی ہے. اور اسی طرح سے میں آپ کو یہ بتا دوں پوری دنیا کے اندر اگر 100% سے زیادہ پیٹرول ہوا ہے تو ہم نے 21% عوام تک کیا ہے. تو اس بات کا مطلب یہ کہ حکومت اپنے پہ سفر کر کے عوام کو ریلیف دے رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں. اچھا جو گندم کی آپ نے بات کی تو اس دفعہ آپ نے کہا کہ آٹا جو ہے 55 روپے کلو ملے گا ٹارگیٹڈ سبسڈی، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کب تک ملے گا. تو آپ کو سندھ سے تو کمپلین نہیں ہوگی نا اس دفعہ گندم کے حوالے سے؟ گندم کی پروکیورمنٹ میں اتنا بتا دوں، سندھ جو ہے وہ گندم ریلیز نہیں کر رہی ہے. کرشنگ پہلے سندھ میں سٹارٹ ہوتی ہے، کرشنگ بدین میں ہم نے کہہ کے اور انہوں نے بڑا وہ کر کے، یہ لوگ اگر کرشنگ ابھی سٹارٹ کر دیں تو ایک دم شوگر کی پرائس گر سکتی ہے. اگر یہ لوگ گندم اپنی اب ریلیز جتنی ڈیلی بیسس پر حکومت ان کو کہہ رہی ہے ریلیز کریں، اس وقت آپ کو پتہ ہے کراچی میں 1500 روپے کا آٹا اور پنجاب میں 1100 روپے کا آٹا ہے. یہ شہلا بھی کنفرم کر سکتی ہے. شہلا صاحبہ سے اس کا جواب لیں گے، لیکن فاروق سلیم صاحب گورنمنٹ کے 2-3 بنیادی پوائنٹس ہیں. ایک تو وہ کہتی ہے کہ جی پیٹرول کی پرائسز پوری دنیا میں بڑھی ہیں اور باوجود اس کے کہ ہم ٹیکسز کم کر رہے ہیں بٹ پھر بھی ہم عوام تک اتنا جو ہے امپیکٹ نہیں پہنچنے دے رہے عالمی منڈی میں جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں. پلس گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل فوڈ انفلیشن ہوئی ہے. ڈو یو بائی دس لاجک ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب؟ دیکھیے 22 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ پاکستان سے باہر کی قیمتوں کو ان کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا ہے. کسی بھی اکنامکس کی کتاب میں یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ ڈالر کی قیمت جو ہے، پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اس طرح کنورٹ کر کے ایک دوسرے ملک سے کمپیئر کریں. دیکھیے ہمارے ہاں آپ قیمت کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں پیٹرول جو ہے وہ 137 روپے کا ہے، امریکہ میں جو ہے وہ $1 کا لیٹر ہے، تقریباً 170 روپے کا لیٹر ہے. ہمارے ہاں جو اوسطاً آمدن ہے وہ $1190 ہے اور امریکہ میں $66,000 ہے.
तो अब सोचिए कि $66,000 आमदन अमेरिका में और वहाँ 170 रुपए का तेल, और हमारे यहाँ 1190 की आमदन और 137 रुपए का तेल। देखिए हकीकत ये है कि पिछले कोई 6 महीनों में कोई 6 नए पाकिस्तान के अंदर 6 नए रिकॉर्ड कायम किए गए हैं जो 74 साल में हमने नहीं देखे। 137 रुपए का लीटर पेट्रोल हमने पहले कभी 74 साल में पाकिस्तान में नहीं देखा। इसी तरह 173 रुपए का डॉलर जो है वो एक और रिकॉर्ड है, वो पाकिस्तान में हमने पहले कभी नहीं देखा। आटा 75 रुपए किलो, आज इस्लामाबाद में 80 रुपए किलो तक बिक रहा है, 90 रुपए किलो तक मिल रहा है। चीनी 115 रुपए किलो, बिजली का एक यूनिट जो 10-11 रुपए था आज से 3 साल पहले, अब वो 23 रुपए का यूनिट है। और फी कस कर्जा हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के ऊपर आज 2,18,000 रुपए का कर्जा है। ये 6 रिकॉर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर जो पिछली 74 साल माशी तारीख में हमने कभी इस बुलंद तरीन शरह पे वो नहीं देखे। तब्दीली आई है ना डॉक्टर फारूक साहब, तब्दीली आई है। अच्छा, 2 सवाल मेरे ज़हन में आते हैं। एक तो अभी आलिया साहिबा ने कहा कि 2 करोड़ पाकिस्तानी खानदानों को इमदाद दी जाएगी। तो मैं जो देख रहा था, हमारा जो लास्ट सेंसस है उसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ खानदान हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि 3 करोड़ खानदानों में से अब 2 करोड़ खानदान जो हैं वो शरह गुर्बत से गिर गए हैं, इसलिए उनकी टारगेटेड सब्सिडी की जाएगी? ये तो बड़ी तशवीशनाक बात होगी कि अगर 2 करोड़ लोग मुस्तहक हो जाते। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब वजीर खजाना साहब ने बजट का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि 4,500 अरब रुपए का खसारा है, यानी कि वो जाके हम लोन लेंगे, कर्जा जात लेंगे। तो अगर 4,500 अरब का खसारा है तो ये टारगेट सब्सिडीज की अमाउंट कहां से आएंगी? ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको रेज करेंगे। साकिब शानी साहब, आपसे क्विकली मैं ये सवाल करूंगी कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट के लिए इंटरनेशनल मार्केट में चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं या प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इतनी बढ़ गई हैं कि यहाँ पे कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए उसके बस में नहीं रहा, या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की नाअहली है, बैड गवर्नेंस है? साकिब साहब जी, शुक्रिया खरीदा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आलमी मंडी में जो कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ी हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान को मुतासिर नहीं कर रही है, वो पूरी दुनिया को कर रही है। वो यूके हो या अमेरिका हो या कहीं भी हो, अफराद ज़र जो है अमेरिका में वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे है कई दहाइयों में। तो ये पाकिस्तान क्योंकि इंपोर्ट करता है अपनी एनर्जी तकरीबन सारी, तो जाहिर बात है यहाँ से एक बहुत बड़ा आंसर है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का। मगर जो चीज़, और ये भी बात दुरुस्त है कि हुकूमत ऑलरेडी सब्सिडाइज कर रही है पेट्रोलियम प्राइसेस को। अगर आप मुवाजना करें 1 जनवरी से इस साल के शुरू से अब तक आलमी मंडी में तकरीबन जो कीमतों का इजाफा हुआ है वो जो हुआ है उससे तकरीबन 60 रुपए का इजाफा हुआ है एक रिफाइनरी प्राइस के हवाले से, और हुकूमत ने जो पास ऑन किया वो 30 रुपए है। तो ये तो एक एलिमेंट है जो कि मैं हैरान हूं कि अगर कोई कहे कि इसका कोई इफेक्ट ना हो पाकिस्तान के ऊपर, मगर जो इसको ज्यादा गंभीर कर रहा है सूरत हाल, उसमें वाकई हुकूमत का हाथ है। और वो ये है कि जो रुपए की कदर गिरी है, ये डायरेक्टली या अफगानिस्तान से कोई लिंक्ड नहीं है। ये हुकूमत की जो 5 या 6 महीने पहले माशी पॉलिसी जो रखी गई थी ग्रोथ की तरफ जाने की, उससे जो इंपोर्ट्स को, दरामदात को तकवीत मिली है, और खास तौर पे उन दरामदात को जिससे ग्रोथ का कोई ताल्लुक नहीं है या पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, गाड़ियों की और लग्जरी गाड़ियों की जो इंपोर्ट्स है, हर किस्म के नए ब्रांड्स आते हैं, इसकी वजह से जो रुपया गिरा है और उसकी वजह से मजीद तकवीत मिली है अफराद ज़र को। तो यहाँ तो हुकूमत की माशी पॉलिसी का इसमें दखल है। और तीसरी जो बात है जहाँ हुकूमत को हम ब्लेम कर सकते हैं, 2 और आई थिंक फैक्टर्स हैं। एक तो 3 साल हो गए हैं कि हम गंदम और चीनी की किल्लत या उससे सप्लाई शॉर्टेजेस से जो है मुतासिर हो रहे हैं। तो ये अगर आज तक ठीक नहीं हुई हुकूमत से, तो ये हुकूमत का ही कसूर है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली हुकूमतों पे आप नहीं। एंड फाइनली कि पिछले साल हुकूमत ने मेरा ख्याल है एक और सुस्ती की जो की या उन्होंने फुर्ती नहीं दिखाई। आपको याद होगा कि कुछ दिन ऐसे आए थे पिछले साल जहां खाम तेल की कीमतें जो हैं आलमी मंडी में वो 0 से नीचे चली गई। जी बिल्कुल। तो ये तारीख की पहली मर्तबा ऐसे हुआ था।
अच्छा, और औसतन जो है 15, 20, 25 डॉलर पे जो है ये तेल की कीमत थी। हुकूमत को फॉरवर्ड बुकिंग करके, हेजिंग करके ये तेल खरीदना चाहिए था अगले 2-3 साल के लिए, और आज फिर ये तकलीफ में हम पूरा मुल्क ना होता। तो जैसे एलएनजी में भी इन्होंने दे मिस्ड द बोट, तो इसमें भी दे मिस्ड द बोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एलएनजी पे जितना आपका इस वक्त जो है वो बहरान क्रिएट हुआ हुआ है, बट शायद रज़ा साहिबा अब आप तफसील से जवाब दीजिएगा। गवर्नमेंट करना चाह रही है, फेडरल गवर्नमेंट करना चाह रही है 55 रुपए किलो आटा, लेकिन सिंध जो है वो आप सबसे पहले प्रोक्योर करते हैं, आप सबसे पहले वहां पे गंदम का जो है वो सीजन स्टार्ट कर देते हैं, बट आप वो नहीं कर रहे। आपकी तरफ से मुश्किल पड़ रही है, इसलिए हुकूमत को जो है गंदम पे, आटे पे कीमतें कम करने के लिए मजीद कठिन हालात का सामना है। आलिया साहिबा कह रही हैं सिंध में आज भी 1500 रुपए का रेट है गंदम का, जबकि पंजाब में 1100 है। शाला साहब। अच्छा, सबसे पहले तो आलिया हमजा साहिबा का और पीटीआई का शुक्रिया कि अब उन्होंने जो महंगाई है उसका ब्लेम इंटरनेशनल लेवल पे शिफ्ट कर दिया, वरना तो सारा अपोजिशन पे था। अब बेचारी एक ही सूबे में गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, तो इन्होंने सोचा कि अब गंदम का इन पे डाल दो। हालांकि इनसे किसी ने नहीं पूछा अभी तक कि भाई 2 महीने के अंदर ही अंदर जो बॉम्पर क्रॉप हुई थी आपको क्यों मंगानी पड़ी इतनी महंगी गंदम या चीनी, हम क्यों मंगा रहे हैं। आप लोग तो दावे करते रहते हैं कि कॉटन जो है वो अच्छी हुई, जबकि मैंने पहले भी इस दिन करेक्ट किया था कि 22% कम जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो बात यह है कि आप सिंध का सिस्टम उठा के देख लें कि अक्टूबर का आखिर या नवंबर के फर्स्ट वीक में हम रिलीज करते हैं गंदम, और सिंध जो है उसको क्या कहते हैं, उसको पंजाब से खरीदनी ही होती है। जितना उसकी गंदम की रिक्वायरमेंट है उससे कम ही हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है। ये अलग बात है कि बाकी फलों और सब्जियों में 24% एक टोटल करके हमारा परसेंटेज बनता है। तो हम अपने वक्त पे कर रहे और सही करेंगे, और जिस तरह मुख्तलिफ मार्केट्स हैं उसमें मुख्तलिफ रेट है, इस तरह ये जब सिंध में किसी चीज़ की बात करते हैं तो डिफेंस साइड वगैरह पे जाकर वो आटा जो कि आम आदमी नहीं खाता उस आटे की ये लोग जो है कीमत ले लेते हैं। अदरवाइज हम लोग 2 लोग हैं और हमारी 2 लाख तनख्वाह नहीं है, हमारी कम तनख्वाह है, उसमें हम गुजारा करते हैं और इसी तरह गुजारा कर रहे हैं कि ये चीज़ सस्ती है। अच्छा, ठीक। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपका एक ट्वीट नज़र से गुजरा था, उसमें मैंने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में 117 पे भी पेट्रोल की कीमत गई, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने गई तो 102 रुपए पे थी। और ये भी बात अपनी जगह हकीकत है कि उस वक्त 148 तक भी गई कि 148 डॉलर पर बैरल। तो हमें अब कोई क्या बताएगा कि इंटरनेशनली क्या होती है और हमारा क्या होता है और किस तरह से चल रहा होता है। सबने देखा है कि IMF का जो आपने कर्ज लिया है उसके लिए शौकत तरीन खुद कह चुके हैं कि बहुत सख्त तजावीज़ आपने मानी है। हमारी सबसे आसान शराइत थी, हमने सबसे कम कर्ज लिया, आपने सबसे ज्यादा लिया है। हमारी ज़राई एक्सपोर्ट हमारे ज़माने में रिकॉर्ड जो है वो इंक्रीज हुई। तो बात ये होती है कि सिर्फ मिनिस्टर बदलने से मसले हल नहीं होते, पॉलिसी अगर हो तो उस पे जो भी मिनिस्टर आके काम करेगा वो सही होगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। शायला साहिबा की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वो डाउन है, वरना अदरवाइज वो बड़ा टफ टाइम देती हैं गवर्नमेंट को। तो शायला साहिबा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप वापस अपनी फॉर्म में आ जाएंगी। एंड डॉक्टर फरूख सलीम साहब और डॉक्टर साकिब शिरानी साहब से सवाल करेंगे IMF की टॉक्स, जहां शौकत तरीन साहब मौजूद हैं, और फैटफ का प्लेनरी सेशन, और उससे पहले आलिया साहिबा से सवाल करेंगे जो अपोजिशन की तरफ से और इकोनॉमिस्ट की तरफ से गवर्नमेंट पे चार्जशीट सामने आई है। स्टे विद अस, कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आलिया हमजा साहिबा,
हाँ जी, मैं बहुत सी चीज़ों का, सबसे पहले तो मैं फरूख साहब की बातों का जवाब दे दूं। मेरा तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जवाब जो आया है ना, जो अभी नया इंडेक्स आया 2017 में, पाकिस्तान का 119 में से 106 का नंबर था। हाँ। आज 2021 में कोरोना के बावजूद पाकिस्तान का रैंक 92 है। तो ये तो इसका जवाब दे रहे हैं कि यहाँ गुर्बत बढ़ी है या गुर्बत नहीं बढ़ी है। हाँ। दूसरी, इन्होंने ये बात की कि वो लॉजिकल बात कर रहे थे, वो कह रहे थे 3 करोड़ खानदान हैं आपके सेंसस के मुताबिक। मैं इसीलिए बता रही हूँ, अभी आराम से मैं एक सारी बातों पर आ रही हूँ। अब आप आ जाए 137 के पेट्रोल के ऊपर। मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं तो ये सारा कुछ इसलिए लेकर आई हूँ कि पूरी दुनिया यहाँ पर शॉक में है। पूरी दुनिया के अंदर आज इनको भी पता है कि मैं अगर ये दिखाऊं, इकोनॉमिस्ट की जो तस्वीर थी वो मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि आप ये देखें, द एनर्जी शॉक। आप उसके बाद ये देखें कि इस वक्त जो हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर, मतलब जो क्राइसिस, आप चाइना ले लें, आप यूके के पेट्रोल का क्राइसिस ले लें, आप इस वक्त यूएस के अंदर क्राइसिस कहा है ना कि आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मैं फीकस आमदनी को भी साथ कैलकुलेट करें। मैं वो भी आ रही हूँ, सारी की सारी, चाइना हो गए, अमेरिका हो गए, यूके हो गए, सब वेलफेयर। देखें, हमें कंपेयर ये करना चाहिए कि आज हमारे नेबर के अंदर, इंडिया के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। कोल के प्लांट्स उनके पास जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो अपने राजस्थान और बाकी इलाकों के अंदर, और दिल्ली का उनका जो सीएम है, साहब ने कहा ना कि आपने फॉरवर्ड ब्रोकरिंग नहीं की। मैं एक सेकंड, मैं सारी बातों का, इसीलिए मैं हर बात का जवाब दे रही हूँ। ये मैं तो इसीलिए सारी रिपोर्ट्स लेकर आई थी कि हमें जो है, हम कैसे ये कह दें, इस वक्त तो मतलब इतनी सुपर पावर्स घबरा गई है। चाइना में कभी किसी ने सुना था लोड शेडिंग है? इंडिया में कभी सुना था किसी ने लोड शेडिंग है? आज माशाल्लाह पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इलेक्ट्रिसिटी और पावर मिलने की, वो 16% इनहैंस हुई है। इसका मतलब है कुछ अच्छा हो रहा है। और पेट्रोल के ऊपर वाकई आपने कहा रिकॉर्ड, दुनिया में रिकॉर्ड बन के हमसे ऊपर सिर्फ 19 ममालिक हैं, वो भी वो हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करें। फिर आपने कहा 177 का डॉलर हो गया। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 177 के डॉलर पे हम आज एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। हम आज आपका जो डेफिसिट है 24% इस मंथ का रिड्यूस हो गया है। और हम कौन सी इकोनॉमी, हम वो इकोनॉमी ले जाएं कि 24 अरब रुपया हम अवाम के टैक्स का झोंके और डॉलर को हम 100 के ऊपर स्टेबल कर दें। सारी दुनिया नारे लगाए, इमरान खान के नारे बजन के, और हम अगला इलेक्शन आसानी से जीत जाए। आज आपका इतना इंपोर्ट बिल होने के बावजूद, आज आपका डेफिसिट जब आपका स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ी है, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है, आपकी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो हम ये कह रहे हैं, और आपके रिजर्व में से रिजर्व आपके उतने के उतने ही है। यानी हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रही हैं तरफ जा रही है। आलिया साहिबा, बड़ी खूबसूरत बातें कर रही हैं। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। आप कल मेरे साथ पिंडी के राजा बाजार चलेंगी, लोगों से बात करेंगी? गरीदा, देखें मेरी एक बात सुने, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दे। देखिए, मुझे आप जहाँ भी ले जाएंगी मैं चली जाऊंगी, कौन सी ऐसी बड़ी लोगों को फेस करेंगे। मैं अवाम का नुमाइंदा कहेंगे, फिर उसको तस्लीम करेंगे। मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ। हमारे अवाम समझदार हैं, हमारे अवाम इन बातों को समझ रहे हैं, और हमारे अवाम ये देख रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत कोशिश करी है। हम कोई वो नहीं, हम कोई लॉन्ग टर्म, चौथे साल में दाखिल हो गए आप लोग, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। गरीदा, जल्दी क्विकली वाइंड अप करें, फिर मैं शैला साहिबा की तरफ। मुझे सिर्फ फरूख साहब से ये पूछकर बताए, और अभी जो बात की गई, मुझे इनसे ये पूछकर बताए, कॉटन क्रॉप आपकी 67% ज्यादा हुई है, उसका एक्सपोर्ट पे कोई इंपैक्ट आएगा? शुगर केन की तो अभी क्रशिंग स्टार्ट होनी है। जब उसकी क्रशिंग स्टार्ट होगी, इस वक्त हमें ये पता है कि उससे आपका 1.5 साल की शुगर आपकी पाकिस्तान में मिलेगी। एक, क्या ये दोनों मेरे जो इतने ऑनरेबल इकोनॉमिस्ट बैठे, ये इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि इस मुल्क को हम इंपोर्ट बेस्ड जरिए अजनास पर नहीं लाए थे, लेकिन हम इसको सेल्फ सफिशिएंट कर रहे हैं। और जहां तक शैला रजा साहिबा ने बात की है, जो इनको मैंने न्यूज दी है आटे की, वो मेरी खबर नहीं है, वो जंग जियो की खबर है, इनका फेवरेट है, ये जाकर उस पर देख ले, 4 दिन पहले का है। दूसरी बात, इनसे ये पूछना चाहिए कि जब प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस थी ना, तो सिर्फ ये देख ले कि उस वक्त डॉलर की क्या प्राइस थी, और इनके दौर में डॉलर कितने % बढ़ा था। जो
आज हमें डॉलर का। और एक और चीज, फारूक साहब से लास्ट सवाल पूछ ले, उनसे ये पूछे कि दुनिया की बाकी करेंसीज में कितनी डिफरेंस आया है हमारी में और दुनिया की करेंसी। ठीक है, बिफोर आई गो टू फारूक साहब, शैला साहब आप कुछ कहना चाहती हैं, क्विकली जरा कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। एक तो मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि जी कराची बहुत बड़ा है। कल आपके जो है चीमा साहब बैठे हुए थे, बहुत सारी जगह से वहाँ पे भी इत्तला आ रही थी कि किसी जगह का आटे की कीमत है, किसी जगह क्या। थोड़ा सा फोकस अपने काम पे करें और सिर्फ मुझे एक बात बता दें कि बेरोजगारी जो है वो 6.2 से 15.7 पे जब चली जाए तो गुर्बत बढ़ती है या कम होती है। और मुझे ये बता दें कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में अच्छाई क्यों नहीं आई। आपके ज़माने में ये जो इनकम सपोर्ट और मुख्तलिफ सपोर्ट के जो प्रोग्राम है उनकी तादाद बढ़ क्यों गई? कम होनी चाहिए ना। अगर गुर्बत कम हुई है, अगर बेहतरी आई है, तो ये सारी बातें अब आप लंबे लंबे वो करेंगी तो सिर्फ टाइम तो किल कर सकेंगी। एक आम आदमी का पेट आपके इस 2 जमा 2 बराबर 22 से पेट नहीं भरता। लोगों को पता है कि 2 जमा 2 करके भी इस दफा जवाब 0 आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपके सवालात के जवाब दे दिए आलिया साहिबा ने, आप मुतमईन हैं और मजीद सवालात आपसे कर लिए कि जी अब बताएं एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। वो सारे फैक्ट्स आलिया साहिबा ने सामने रख दिए। फरीदा साहिबा, आई थिंक अवाम की बात कर लेते हैं। आलिया साहिबा ने भी अवाम की बात की है। पल्स कंसल्टेंट की तरफ से एक सर्वे सामने आया है, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम में जाके सर्वे किया है। सिर्फ 3 चीजें आप नोट कर लीजिए। पहला सवाल अवाम से ये पूछा गया कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की माशी सिमत गलत है या दुरुस्त है। 77%, 77% अवाम ने ये जवाब दिया है कि हमारे ख्याल में हुकूमत की जो माशी सिमत है वो गलत है, 77। और पंजाब में वो परसेंटेज 79% है। पाकिस्तान पूरे में एवरेज 77 है, पंजाब में 79 है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या आपको वजीर आजम की पॉलिसीज के ऊपर एतमाद है। 7% लोगों ने कहा कि उनको एतमाद है, 7%, यानी कि जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से 15 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है, 15 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनको वजीर आजम की पॉलिसीज के ऊपर एतमाद है। वो 15 लाख कौन है फरूख सलीम साहब? कौन हो सकते हैं? आधी तो काबीना हो जाएगी। अभी भी 15 लाख लोग पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं। और आप सोचिए कि दूसरी तरफ इसका मतलब ये हुआ 2018 की इलेक्शन में पीटीआई को 1 करोड़ और 70 लाख वोट डले थे। 1 करोड़ और 70 लाख। और अब 15 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनको वजीर आजम की पॉलिसीज के ऊपर एतमाद है। ये बड़ा लोगों ने कहा कि उनका जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई है। तो ये अवाम कह रही है। मुझे खदशा इस चीज का है कि अगर पीटीआई वाले हमें आके ये बताएं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे उन 98% वाले लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि उनका इसका सबसे बड़ा चैलेंज बनाओ। देखिए, पहले आपको इकरार करना पड़ता है कि हमारी पॉलिसीज काम नहीं कर रही, फिर आप बैठेंगे और पॉलिसीज बनाएंगे। अच्छा, फिर पॉलिसी का जैसे हमने जिक्र किया, आपको एक टीम चाहिए जो पॉलिसी बनाए। यहाँ पे टीम का आप हाल जरा देखें कि असद उमर साहब 8 महीने के लिए वजीर रहे, उसके बाद हफीज शेख साहब आए, 20 महीने के लिए उनको हमने एडवाइजर बनाया, फिर 3 महीने के लिए उनको हमने वजीर बनाया, फिर 1 महीने के लिए हमाद अजहर साहब आए, फिर 6 महीने के लिए शौकत तरीन साहब आए, उनको वजीर बनाया। उसके बाद कुछ छोटा सा अरसा ऐसा था जिसमें 22 करोड़ पाकिस्तानियों का कोई वजीर खजाना ही नहीं था, फिर हमने शौकत तरीन साहब को एक एडवाइजर बनाया। ये जो कहानी है पिछले 40 महीने की, इसके नतीजे में पॉलिसी नहीं बन सकती। अगर ऐसी टीम रहेगी, अगर आपके पास 4 वज़राए खजाना जिनको 8-9 महीने से ज्यादा का टेन्योर नहीं मिलता, अगर 8 FBR के चेयरमैन 40 महीने में बदली गए हैं,
तो आप सोचिए कि 4-5 महीने का टेनियर है, वो शख्स पॉलिसी क्या बनाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साकिब शुरानी साहब, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं पॉलिसी की IMF के हवाले से। शौकत तरीन साहब इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में, वॉशिंगटन में मुज़ाकरात के लिए। आप क्या देख रहे हैं, व्हाट डू यू फोरसी कि IMF के साथ टॉक्स कामयाब जा रही हैं, दुरुस्त सम्त में जा रही हैं? खुदा ना खास्ता कोई नया तूफान, कोई नया शिकंजा तो पाकिस्तानियों के लिए तैयार नहीं हो रहा? साकिब साहब, साकिब साहब की आवाज नहीं आ रही है। सर, द फैक्ट कि ये टाइम पे खत्म नहीं हुए मुज़ाकरात और ये जो है एक्सटेंड हो गए और अभी भी जारी है, तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है। और अगर आप जहाद अजूर साहब की, जो IMF के मिडल ईस्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका ट्वीट पढ़ें तो बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ पाकिस्तान के सामने, मतलब जो बिटवीन द लाइंस उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के सामने चीजें रखी हैं और पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स दी हैं, और कमिटमेंट्स की बेसिस के ऊपर जो है टॉक्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। वो कमिटमेंट्स को आपने ट्रांसलेट करना होता है कॉन्क्रीट एक्शन में। तो मेरा ख्याल है ये जो मुज़ाकरात हैं ये नतीजा खेज नहीं होंगे, इन द सेंस कि ये नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ा जाएगा और तरीन साहब को एक लिस्ट दी जाएगी कि ये चीज़ें हैं जो आपने मजीद करनी है या पहले करनी थी, नहीं की है अभी तक। फॉर एग्जांपल नेप्रा का एक्ट है, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की तौसीक करनी है कैबिनेट ने, वो नहीं हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसमें कोविड की जो अखराजात हैं हुकूमत की, उसकी ऑडिट की रिपोर्ट पब्लिक करनी है, वो भी अभी तक नहीं हुआ। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट नहीं हुआ। तो बहुत सारे मामलात हैं और कुछ नई चीज़ें हैं ऑब्वियसली जो उन्होंने कही हैं, क्योंकि तरीन साहब के बजट में और IMF के दरमियान जो गैप है वो बहुत बढ़ गया। तो ये सारा कुछ होगा तो फिर ही जो है नेक्स्ट राउंड होगा मुज़ाकरात का मेरे ख्याल में, और वो फिर शायद नतीजा खेज हो। ये बड़ी खौफनाक पिक्चर साकिब शुरानी साहब दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट से इस पे सवाल करेंगे बिकॉज गवर्नमेंट फिलहाल इसको हश हश कर रही है और दबा रही है। जी वापस आपके पास भी आती हूँ शहरा साहिबा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, लेट्स टेक शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं। शहद रजा साहिबा, आलिया हमजा मलिक साहिबा, साकिब शुरानी साहब और डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आलिया हमजा मलिक साहिबा, खासतौर पे IMF की टॉक्स, इस हवाले से आपसे सवाल। मेरा तो ये ख्याल है कि गरीदा अच्छी खबरों का इंतजार करना चाहिए और अब अच्छी खबरें ही आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आवाम के लिए आगे रिलीफ ही रिलीफ है। होप देनी चाहिए और होप देना ही काम है। मैं बड़ी चीजें बताने लगी हूँ आपको। आप सबसे पहले तो बात की शेला रजा साहिबा ने, उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ गई। LSM ग्रो कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11 में से 9 आपके सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आपके 100 नए यूनिट्स लग रहे हैं, लूम्स आपकी दोबारा से लग रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आईटी सेक्टर इस वक्त आपका रिकॉर्ड जो है उसका आ रहा है, जो ये 0.67 पर छोड़कर गए थे, आज वो माशाल्लाह से हर महीने का हमें तो लग रहा है कि हम 2.5 क्रॉस कर जाएंगे इस साल में। ऑटोमोबाइल आपके 26 नए प्लांट्स लग गए। जाहिर है प्लांट्स लगने का मतलब है कि बेरोजगारी नहीं बढ़ी। मोबाइल, हम आज तक मोबाइल इंपोर्ट ही करते थे, आज पहली दफा हम एक्सपोर्ट करें, 21 नए प्लांट लग गए, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। अब आज कहा गया, मुझे सर्वे का, पल्स का सर्वे का मुझे बताया गया, तो मैं ये जरूर कहूंगी गैलप का सर्वे आया था 6 अक्टूबर को, 3 साल परफॉर्मेंस पर था। 41% फीमेल और 49% मेल्स। उन्होंने ये कहा था कि हम वी आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ PTI गवर्नमेंट। ये जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड का दे रही है, दिस इज जस्ट अ 1 वीक, जिधर ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ी है और इंशाल्लाह वो कंट्रोल में आके अवाम हमारे, हमें भी पता है कि हमने 2 साल बाद इलेक्शन में जाना है। अब गरीदा बात, आलिया साहिबा 3 साल से सुन रहे हैं, इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगी महंगाई, इंशाल्लाह ये लोग हमारे लिए, हमने रिलीफ देने, चोरों की तरह लूट कर नहीं जाएंगे, देकर ही जाएंगे अवाम को। हमारी क्वार्टरली एक्सपोर्ट जो है, हमारी क्वार्टरली एक्सपोर्ट $8.8 बिलियन की हो गई है सर्विसेज और मिलाकर। इस दफा का जो नेट
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है वो ईयर ऑन ईयर 16% आया। मैं फिगर्स इसलिए दे रही हूँ, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं। ऑटो सेल 84% ईयर ऑन ईयर में फर्स्ट क्वार्टर की मैं दे रही हूँ इंक्रीज हुई है। ये अवाम को खुशखबरी सुनाने के लिए खलीज टाइम ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का फिगर जो है 26% अप हो गए। अवाम को अच्छी खबरें दें, अवाम को बताएं कि अच्छा पाकिस्तान है। आलिया साहिबा, आपकी बातें सुन के लगता है कि हम किसी और मुल्क में रहते हैं। और अच्छी आपकी बातें सुन के लगता है कि हम किसी और मुल्क और अच्छी खबरें सुना रही हूँ, इसलिए कि कॉटन आज तक जहां पर शुगर केन उगा दिया गया था, आज कॉटन की क्रॉप आपकी 67% अप हो गई है। और सर्कुलेट डेट की जब यहाँ पर बात हुई है, जुलाई अगस्त के पीरियड में लास्ट ईयर अगर हमारा 86 बिलियन था, 13 बिलियन पर आ गए। देखें ये मुल्क जो है ना, आपका सर्कुलर डेट 1300 अरब रुपए है। 13 बिलियन जो हमने जुलाई टिल, देखिए मैं बता रही हूँ, जुलाई टिल अगस्त का पीरियड टू पीरियड हम कंपैरिजन करें। लास्ट ईयर जुलाई टिल अगस्त आपका जो पीरियड था उसका 86 बिलियन था। इस साल वो 86 बिलियन से 13 बिलियन पर आ गए। यानी इस वक्त रनिंग सर्कुलर डेट कितना है आपका? इस क्वार्टर के अंदर चीजें रनिंग सर्कुलर डेट कितना है इस वक्त आपका? 2600 अरब है, कितना है? मैं यही बताना चाहती हूँ, दो चीजें अवाम को समझने की जरूरत है, एक कैपेसिटी पेमेंट्स और एक सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट क्यों आता है और कैपेसिटी पेमेंट क्यों आती है? कैपेसिटी पेमेंट मेरे दो इतने ऑनरेबल लोग बैठे वो बता सकते हैं। ना हम सौदे करने वाले ना हम लगाने वाले, वो जो इतना क्रेडिट लेते हैं ना बिजली के सौदे करने का, बिजली लगाने का एक्स्ट्रा, तो ये क्यों क्रेडिट नहीं लेते कि कैपेसिटी पेमेंट भी उन्हीं की देन है। और ये अवाम को बताने के लिए है कि अच्छे हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करिए। अवाम टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं बाकी पार्टिसिपेंट से भी जवाब ले लूं। शहला साहिबा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी खबरें तो जब आए थे उसके 100 दिन बाद की भी कहा था कि बहुत अच्छी खबरें होंगी। बहुत सारा इन्हें आटे की खबर नजर आ गई जंग में, और पता नहीं किस किसको हमारा पसंदीदा बता के। 15 दिन पहले जब शौकत तरीन साहब गए नहीं थे, उन्होंने कहा था सारे माशी अशारिये मनफी हैं, नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, उस पर गौर किया जा रहा है। 4 दिन पहले ये आया था कि 12.66% जो है इन्फ्लेशन है, साबुन, खाने पीने की अशिया, सब्जियां, ये सब महंगी हैं। पता नहीं कौन, ये वो वाली बातें और खबरें हैं जो इमरान साहब तकरीरें किया करते थे, ये होगा ये होगा ये होगा। तो अभी तक ये गा गी गे पे ही हैं। अब होगा फिलहाल तो ये हो रहा है कि आपके लंगर खाने भी जो हैं वो जाली हैं, वो भी नहीं चल रहा है। अवाम बहुत लरस गए, अवाम बहुत तरस गए। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये कहाँ लोगों को नौकरियां दी गई हैं, मुझे बताया जाए किस किस जिले में कहाँ नौकरियां लोगों को मिली हैं। जरा खामोश हो जाए। देखिए हम आपकी छोड़ियां सुन रहे थे बहुत जब्त से। कराची में इतना इन्फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है पंजाब से और केपी से? आप लोग के यहाँ जब इतना जो है सोर्स ऑफ जो है जॉब्स जो है वो क्रिएट हुई हैं इतना सारे, तो कराची में क्यों ये इन्फ्लक्स आ रहा है और अवाम खुशहाल क्यों नहीं है? अवाम रो क्यों रहे? एक माइक उठाएं जाएं। ये चीजें आप इससे लोगों, आप सिर्फ टाइम किल कर सकती हैं, लोगों का पेट नहीं भर सकती, लोग मुतमईन नहीं हो सकते। ठीक है साकिब साहब, लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। जो आलिया हमजा साहिबा ने फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे हैं, खासतौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपोर्ट्स के हवाले से, आप मुतमिन हैं इन सब चीज़ों से? गवर्नमेंट के जो फिगर्स उसके डॉक्यूमेंट्स में आते हैं वो तो बड़ी रोजी, बड़ी प्रॉमिसिंग पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन अवाम से जब बात करते हैं तो अवाम बेइंतहा तंग हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से। साकिब साहब, ये तजाद तो हमेशा रहा है, और जो आलिया साहिबा को गौर करना चाहिए और बाकी जो स्पोक्स पर्सन आते हैं पीटीआई के, कि अगर अवाम को बताने की ज़रूरत है आपको ये सारा कुछ और उनको खुद नज़र नहीं आ रहा है, तो वाकई तजाद तो फिर सामने ही है। तो मेरा ख्याल है इसमें जो फ़ारूक साहब ने भी बात की, लोग लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी बढ़ रही है, आईटी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ रही है, उससे मुतासिर नहीं है। वो अच्छी चीज़ें हो रही होंगी, मगर जो अफराद ज़र में वो फंसे हुए हैं, वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल इशू है हर रोज़ का। 2 वक्त का खाना कहाँ से आएगा, बच्चों की स्कूल की फीस आएगी या नहीं आएगी, बच्चों को निकालना स्कूल में, दवाई के पैसे हैं या नहीं है, ये उनका मसला है हर रोज का, और ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक हल नहीं हुआ। ठीक, फरूख सलीम साहब, आपका लास्ट कमेंट। जो आलिया साहिबा ने पिक्चर्स दिखाई हैं, जो फिगर्स उन्होंने कोट की हैं, आप उस पाकिस्तान में रहते हैं या जो पल्स कंसल्टेंट वाला सर्वे, आप कौन से वाले पाकिस्तान में रहते हैं फरूख साहब?
देखिए पाकिस्तान से बनी आपको गाला कोई के घर में मईशतदान नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, या कोई हुकूमती तर्जुमान नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि हुकूमत अच्छी मईशत अच्छी है या बुरी है। हर पाकिस्तानी जो बाजार से गोश्त खरीदता है, आटा खरीदता है, चीनी खरीदता है, महीने के बाद अपना बिजली का बिल देता है, उसकी कमर तो टूटे हुए तकरीबन कुछ महीने गुजर गए हैं। अब चीखें निकल रही हैं। मेरा मतलब जो दो धारी तलवार चली है कि आप सोचिए कि 1960 से 2018 तक पाकिस्तानियों की जो औसतन आमदन है वो मुसलसल बढ़ी है। सिर्फ ये 3 साल ऐसे आते हैं 2018, 2019, 2020 जब हमारी आमदन भी गिरी है और साथ में महंगाई की भी तलवार चली है। तो दो धारी तलवार चलने के नतीजे पाकिस्तानी निकल गई हैं चीखें। और मेरी इल्तिजा ये है कि खुदाया इसको मान लें, इसको इकरार कर लें और फिर कोई पॉलिसी बनाएं इसको दूर करने के लिए। अगर आप ने कहा नहीं मानूंगा, ठुकराते रहेंगे, हकीकत को नहीं मानेंगे, फिर कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, तो फिर अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। ठीक है। वेरी लास्ट मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, शायद शैला साहिबा को मेरी बात इन्फ्लेशन की नहीं आएगी, इनको नाना भुट्टो की एक वीडियो देख लेनी चाहिए जिसमें 27% इन्फ्लेशन था और 27% इन्फ्लेशन में नाना भुट्टो साहब ये फरमा रहे थे कि ये आलमी महंगाई है और आलमी महंगाई का इम्पैक्ट आता है। शायद इन्हें हमारी बात समझना है। और फरूख सलीम साहब के लिए मेरा सिर्फ इतना है कि मुझे खुशी इस बात की हुई है कि वो मेरे एक भी फिगर को एटलीस्ट चैलेंज नहीं कर सके। इसका मतलब है कि मेरे फिगर्स बिल्कुल ठीक है। वो बता देते कि कहीं पर अगर मैंने कोई गलती की होती, इसका मतलब है कि कमरे में बैठ के कोई बना रहा है। ठीक है, जो बाकी कमरे में बैठ के थोड़ी बना रहे हैं। टाइम खत्म हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, आलिया हमजा मलिक साहिबा, साकिब शुरानी साहब और डॉक्टर फरूख सलीम साहब। पूरी गुफ्तगू का क्रक्स, तमाम चीज़ों का क्रक्स ये है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की फिगर्स बिल्कुल दुरुस्त होंगी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, LSMs के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, बट ये फिगर्स कागज़ों में अच्छी लगती हैं और अवाम ने कागज़ नहीं खाने, उन्होंने 3 वक्त की रोटी खानी है। तो जो इन्फ्लेशन के मामलात हैं, जो महंगाई के, उस पर गवर्नमेंट को ज़रूर कंट्रोल करना पड़ेगा। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।